You're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you are a diplomat doesn't mean you're untruthful. I could use much harsher words than epicenter. आप ये जरा elaborate करें कि ये डॉक्टर जयशंकर का जब दिल करता है वो उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो उसको डिफेंड नहीं कर पाती बात को। आप क्या समझते हैं हमारा केस डिफीटेड है? जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप, अमेरिका, सबको पता है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी। वो जो ऑस्ट्रियन एंकर है उसने भी उसको कहा कि आप एपिसेंटर क्यों कह रहे थे, तो उसने कहा मैं तो बड़ा डिप्लोमेट होकर कह रहा हूँ, मैं तो इससे भी सख्त हो सकता हूँ। तो दूसरी तरफ जो एक तरफ और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मिलिट्री जो है वो बिल्कुल ऑपरेशन शुरू करने वाली है। तो ये तो हम अपने अमलों से साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आज भी दुनिया कारोबार कर रही है। सप्लाई चेन के मसले हैं, उनके वो मसले हैं कि जी हमारे पास कोविड की क्राइसिस है, इकोनॉमी स्लो है, इन्फ्लेशन है और हम वहीं के वहीं हैं। सो आप क्या समझते हैं हमारे लिए ये दहशतगर्दी का जो इशू है ये हमारे दर्द सर बन चुका है? हम तो अपना केस भी डिफेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि सियासतदान समझते हैं ये फौज का मसला और फौज कह रहे हैं सियासतदान ओनरशिप नहीं लेते। मैं देखिए, आपने अपने सवाल के अंदर इसका जवाब भी दिया है कि उसकी वजह ये है कि अब देखिए आपकी आजकल की गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट तो ना होने के बराबर है क्योंकि 11 पार्टियों ने 11 मिनिस्ट्रियां आपस में बांटी हुई हैं। जिस तरह माले गनीमत बांटा जाता है, उनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। इस वक्त मैंने आपको बताया था कि आपके बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनको इश्यूज हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का इशू है दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ। वो अलाइंड नहीं है नून लीग के साथ, वो नहीं अलाइन है वो किसी और पार्टी के साथ। तो वो अपना अपना एजेंडा है। अगर आपको मैं बताऊं तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फिर एक दफा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है। MQM को तोड़ा जा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो देखें, हम लोग, हमारी तवज्जो बॉर्डर्स पे है ही नहीं। हमारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, हमारे इदारे जिनको बॉर्डर या इंटेलिजेंस या दहशतगर्दी के खिलाफ जिनको काम करना चाहिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग में बिजी है। तो मसला ये है। और दूसरा, सियासतदान, मैं आपको बताऊं, जिन सियासतदानों की आप बात कर रहे हैं सारे बाहर से पड़े हैं, लेकिन सबके करैक्टर जो हैं वो सबके हाथ जो है वो करप्शन के अंदर गंदे हैं। तो जब हम देखते हैं कि भारत बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है इकोनॉमी में, डाइवर्सिटी में, बिजनेस डीलिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी, शायद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फॉरेन रिलेशंस। और फॉरेन रिलेशंस के लिए आपको एक डिप्लोमेसी की टीम चाहिए। आज से 3-4 साल पहले जब मैं वीडियोस नई बनाता था तो मेरी एक ही शिकायत होती थी कि डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत अभी काफ़ी पीछे है और भारत के डिप्लोमेसी या लॉबिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और उस वक्त जब मेरी किसी भारत के सीनियर एनालिस्ट हों या कोई पॉलिटिशियन हो या ह्यूमन राइट्स के हवाले से NGOs वगैरह से बात होती थी तो वो यही जो बात निकल के आती थी वो ये होती थी कि देखें 2014 तक इस देश में 60-65 साल एक सरकार चली आई है, कांग्रेस की मेजॉरिटी, और उसमें ज़ाहिर है बाबू लोग जो सिविल सर्वेंट्स हायर किए गए थे उनका एक माइंडसेट उस पॉलिटिकल सरकार का बनाया हुआ होता था। और उन सिविल सर्वेंट्स में फिर फॉरेन सर्विस के लोग होते थे। तो वो जैसे कि आपको पता ही है कि कांग्रेस सरकार की पॉलिटिक्स और भारत को लीड करने का जो तरीका था वो इंतहाई गलत था और उसी के हवाले से फॉरेन पॉलिसी मेंटेन की जाती थी। अब एक नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर के लिए मुमकिन नहीं होता कि ओवरनाइट सब कुछ चेंज कर ले, क्योंकि जाहिर है इतना बड़ा देश, उसकी इतनी बड़ी सिविल सर्विस, इतनी बड़ी फॉरेन सर्विस, उसमें सारे अगर पुराने माइंडसेट से तैयार किए हुए लोग होंगे तो रातों रात आप तब्दीली नहीं ला सकते। और फिर हमने देखा कि पिछले 3-4 साल से जो तब्दीली आई है, ख़ास तौर पे जो 2019 के इलेक्शन के जीतने के बाद मोदी जी ने जो फॉरेन सेक्टर पे आपने देखा कि जो काम हुआ है,
एक तो दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, रशिया है, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, उनसे डायरेक्ट पर्सनल लेवल पे मोदी जी के ताल्लुकात हुए, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना। भारत के जो इनिशिएटिव्स हैं, भारत की जो पॉलिसीज़ हैं, उसको ओवरऑल अप्रिसिएशन मिली। जयशंकर साहब ने दूसरा अटैक किया पाकिस्तान पे। पहला तो उन्होंने शुरली यहाँ छोड़ी थी यूनाइटेड नेशंस में। वो जो मुंबई से एक नर्स लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान का नए सिरे से जो गड़े हुए मुर्दे थे वो ताजे कर लिए उखाड़ के। उन्होंने कहा जी कि ये देखें, उसामा बिन लादेन भी ये रखते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो वो उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। उसका दूसरी कड़ी है, अगले दिन उन्होंने यूरोप को भी लताड़ा ऑस्ट्रेलिया में, और फिर जाके पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी कैंपेन शुरू की टेररिज्म के हवाले से। तो मेरी गुजारिश ये है जयशंकर साहब, पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ अटैच करना कोई नई बात नहीं, ये सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये चाहता था आपसे कि आप इसका कोई हल बता दें। चाहे पाकिस्तान फेल स्टेट हो रही है, लेकिन आपके बॉर्डर इससे मिलते हैं, बहुत बड़ा बॉर्डर है आपका भारत का पाकिस्तान के साथ। आपको चाहिए कि इसका सोल्यूशन बताएं। इस मसले का हर एक को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है, हर शहर के अंदर पटाखे चल रहे हैं भाई यहाँ पे। ये कोई नई बात बताएं, ये पुरानी बातें दुनिया को भी पता है। तो आप दर हकीकत अगर स्मार्ट हो, तेज हो, इंटेलिजेंट हो, और जिस तरीके से तरक्की के मनाजिल आप तय कर रहे हैं, आप कोई पाकिस्तान का भी सलूशन ढूंढते, बजाय कि आप ये चाहें कि पाकिस्तान मजीद किसी मसले में फंसे और आपको भी खींच के नीचे ले आए। मैं ये समझता हूं कि आपके पड़ोस में आग लग जाए, आपके पड़ोस के अंदर एक इतना ज्यादा इंतशार और चीजें कोलैप्स कर जाए, आप किस तरह तरक्की करेंगे आप? ये मैं पहले भी डॉक्टर जयशंकर का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि ही इज वेरी फाइन डिप्लोमेट, वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे, और हूं भी, कि वो इस चीज का वो हल निकालेंगे, बताएंगे, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएं जरूर। ठीक है, बताएं कि दहशतगर्दी है, लेकिन उसका हल भी कोई ढूंढे ना। आप सैंक्शंस कहते हैं जी, आपने अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में स्टेटमेंट कहा, वेस्ट को और अमेरिका को आपने ब्लेम किया है कि आपने पाकिस्तान पे सैंक्शंस नहीं लगाई। ठीक है, आज लगा देते हैं वो सैंक्शंस, आप प्रेशराइज करें, लगा देंगे, असर के उसका क्या होगा? ये भूख से मरेंगे, आपके कपड़े फाड़ेंगे, फिर क्या करेंगे आप? ये सोल्यूशन नहीं है। आप इसका एक मुस्तकिल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, इफ यू वांट टू मूव ऑन। और दूसरा, मैं ये कहता हूं, हमेशा गाड़ी अगले शीशे से देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे से देख के गाड़ी रिवर्स की जाती है, चलाई नहीं जा सकती।